तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड फर्स्ट ईयर, सेम आपका सेकंड, कोड आपका 2001 और कहीं पर ये 201 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, विधि शास्त्र द्वितीय। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई नया एक्ट नहीं होता है, एक ही सब एक्ट होता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र। इसका आधा भाग हमारा सेमेस्टर 1 में आता है और आधा भाग हमारा सेमेस्टर 2 में आता है, तो इसलिए 1 और 2 पार्ट इसे कह देते हैं। एक बात और बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट का सेम या कोड मैच नहीं करता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनसे, तो आप परेशान ना होना। आप सबसे पहले तो अपना एक्ट देखिएगा और उसके साथ साथ फिर अपना सिलेबस देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन आपके करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर वहां पर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? आवरण, पर्दा, घूंघट हटाएं। किसका? कंपनी का। अब इन देखो, क्वेश्चन को करने से पहले, समझने से पहले, देखने से पहले एक बार इसमें प्यारा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जिससे कि सारी जो डाउट है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये है, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? तो क्वेश्चन का आंसर है हाँ। इसका क्या अर्थ है कि क्या किसी कंपनी पर हम इसी प्रकार से वाद डाल सकते हैं, केस डाल सकते हैं जैसे एक व्यक्ति के ऊपर डालते हैं? तो कहने का उत्तर है हाँ। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के ऊपर वाद डालते हैं, केस डालते हैं, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसी प्रकार से हम किसी भी कंपनी या फर्म के ऊपर हम वाद यानी केस कर सकते हैं। तो क्या ये विधिक व्यक्ति है? तो हाँ, ये एक आदमी के समान है, विधिक व्यक्ति के समान है और इसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। अब बात आती है आवरण, पर्दा, घूंघट हटाएं, किसका? कंपनी का। भाई ये क्या चीज है, इसको थोड़ा और प्यार से एक्सप्लेन करते हैं। जो कंपनी है, कंपनी क्या है? एक व्यक्ति के समान है, तो इसके ऊपर क्या है, हम केस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात। अब बात आती है, क्या सर हम कंपनी के ऊपर कैसे केस कर सकते हैं? भाई कंपनी किसी ना किसी व्यक्ति के नाम पर होगी, किसी ना किसी व्यक्ति के नाम पर होगी। XYZ उसका कुछ भी नाम हो सकता है। अगर कंपनी में कोई भी घटना घटती है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, लड़ाई होता है, आगजनी होती है, मारपीट होती है, कुछ भी हो, टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, जो भी कुछ प्रक्रिया है, चाहे वो सिविल प्रक्रिया हो या दीवानी प्रक्रिया के अपराध हो, ठीक है, उसके तहत कंपनी के ऊपर क्या है, वाद लाया जाता है। और कंपनी के ऊपर जब वाद लाया जाता है तो उसका मतलब क्या है, कंपनी का जो मालिक है उसके ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी वो कंपनी या फैक्ट्री है, उसके ऊपर हम क्या है, केस डाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ही बात तो ये होगी क्लियर। अब बात यहां पर ये आती है कि पर्दा हटाएं। सर पर्दा हटाने का मतलब क्या है? पर्दा हटाना, अब किसी भी प्रकार की कोई घटना कंपनी में हुई, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो, गाली गलौच हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कुछ भी प्रकार, किसी भी प्रकार से, अनन्य प्रकार से कोई भी घटना हो, तो जब कंपनी के मालिक के नाम पर केस होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी सफाई देता है और अपने तथ्य वहां पर पेश करता है। न्यायालय उसके तथ्यों को देखता है और व्यक्ति कहता है, जो कंपनी का मालिक है, ये कहता है कि मैंने विवाद नहीं किया है, मेरा कोई इसमें लेन देन नहीं है, मैं कंपनी का मालिक बेशक हूं, हाँ जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये जो घटना हुई है, किसी से मारपीट की या किसी की हत्या की या कर चोरी की या अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या कंपनी के मालिक के नाम पर कंपनी है लेकिन उसने टैक्स भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है, लेकिन उसने समय पर टैक्स ना भरा और टैक्स विभाग ने उस पर छापा मार दिया या उसके ऊपर केस कर दिया कंपनी के ऊपर, तो अब वो बोलेगा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, आप इसकी जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल जब वो करते हैं तो जांच पड़ताल के द्वारा पता लगाना कि भाई अगर लड़ाई झगड़े का मामला है तो ये पता लगाना कि भाई लड़ाई झगड़ा किस व्यक्ति ने किया है, किसी कर्मचारी ने, या इसका जो कंपनी का जो कार्य चालक है उसने, या किसी और बाहरी व्यक्ति ने यहाँ पर उपद्रव किया है, या दूसरा ये कंपनी के किसी भी प्रकार के विवरण से हो, यानी टैक्स से संबंधित, कितने कर्मचारी हैं,
ठीक है, कितने पैसे का लेन देन है, ठीक है। इस प्रकार की एक विवरण पत्रिका बनती है, विवरण पत्रिका बनती है, और ये प्रत्येक वर्ष बनती है, प्रत्येक वर्ष। और इसका ब्यौरा जो है देना पड़ता है इसके विभाग को। तो अब इसमें क्या है, इससे संबंधित इसमें कोई त्रुटि हुई और उसके ऊपर क्या है, केस आया, तो न्यायालय यह जांचेगा कि लड़ाई झगड़ा मारपीट किस व्यक्ति के द्वारा हुई है, या टैक्स ना देने के कारण क्या रहे हैं, या कर्मचारियों की क्या समस्या नहीं है, या कर्मचारी ने कोई अपराध किया है तो उसकी जांच पड़ताल करना, या लेन देन। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंतर्गत, भाई कंपनी जो चलती है तो उसमें तो 50, 100, 200, 500, 1000 कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अब ये कंपनी का मालिक तो जैसे भाई कंपनी चला रहा है, ये तो बाहर भी जा सकता है, तो इसके अंतर्गत जो काफी लोग वर्कर रहते हैं आपस में किसी प्रकार से झगड़ा करते हैं, ये नाम कंपनी के मालिक का आता है, तो वो उसकी जांच करा सकता है कि भाई किस व्यक्ति के कारण ये केस हम पे डला है, ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हुई है। उस अपराधी की जांच लगाना, उस गलती का पता करना, उसी को कहते हैं आवरण हटाना, यानी पर्दा हटाना या घूंघट हटाना। ये इसके 3 नाम हैं, तीनों का अर्थ एक ही है, ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकता है, या आप लॉ से रिलेटेड कुछ बात पूछना चाहते हो तो भी हमसे एसएमएस पे बात कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा 6, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? उन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए जिनमें कंपनी का घूंघट आवरण उठाया जा सकता है। इंग्लिश को आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हो, या एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन कर देगा, निगमित व्यक्ति का आवरण हटाने से आप क्या समझते हैं? उन निर्णयों का उल्लेख कीजिए जिनमें न्यायालय ने इस आवरण को हटाया है। उत्तर है आपका, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? हाँ, देखो सबसे पहले दे रखा है हाँ एक विधिक व्यक्ति है। इस कंपनी ए लीगल पर्सन, क्योंकि कंपनी कानूनी व्यक्ति है, क्योंकि इसका जन्म कानून द्वारा होता है, यह जीवित व्यक्ति के समान ही अधिकार और कर्तव्य रखती है। जिस प्रकार से एक जीवित व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, उसी प्रकार से कंपनी या निकाय के कर्तव्य होते हैं और अधिकार होते हैं। इस पर बात चलाया जा सकता है, और यह संपत्ति प्राप्त कर सकती है, धारण कर सकती है, और यह भी अन्य पर बात चला सकती है। और दूसरी बात, इसके ऊपर तो बात किया जा सकता है, ये भी किसी के ऊपर बात कर सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि कंपनी के ही ऊपर बात होगा, कंपनी के ऊपर ही केस होगा। कंपनी अपने किसी त्रुटि को सही करने के लिए, किसी विवाद को हटाने के लिए भी उस पर केस कर सकती है, किसी पर भी। तो कंपनी को भी अधिकार है कि वो भी केस कर सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय निगमित व्यक्तियों के सिद्धांत की अवहेलना कर सकते हैं, जहां न्यायालय को दोषी व्यक्ति का पता लगाकर उसे दंडित करना होता है। अब यहां पर एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बताई गई है, निम्नलिखित परिस्थितियों में न्यायालय निगमित व्यक्ति के सिद्धांत की अवहेलना कर सकते हैं। जो निगमित व्यक्ति का जो सिद्धांत है उसकी अवहेलना कर सकते हैं, जहां न्यायालय को दोषी व्यक्ति का पता लगाकर उसे दंडित करना होता है, वहां न्यायालय निगमित व्यक्ति के सिद्धांत की अवहेलना करके आवरण उठा सकते हैं। ये जो निगमित व्यक्ति के सिद्धांत की एक अवहेलना करते हैं, मतलब उसे नकारते हैं और उसका आवरण हटाते हैं कि भाई कौन असली दोषी है, जो कंपनी को नाम बदनाम कर रहा है, या कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। आगे चलते हैं। आवरण उठाने का सिद्धांत, आवरण के स्थान पर एग्जामिनर आपसे अलग टिप्पणी कर सकता है, जैसे घूंघट उठाने का सिद्धांत बताइए, पर्दा उठाने का सिद्धांत बताइए, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर, देखो जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता आता हूं, फिर एक बात बताता हूं, कोई भी पॉइंट लॉ के अंदर सर्वथा सत्य नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसका अपवाद कहीं ना कहीं छुपा हुआ जरूर रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर एक विधिक या काल्पनिक व्यक्ति भी प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही आपराधिक और दीवानी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करते समय यहां पर बताया था कि जो कंपनी होती है या कोई निगम होते हैं, वो एक आपराधिक और दीवानी, उन पर आपराधिक और दीवानी वाद चलाए भी जा सकते हैं,
और वो भी किसी के ऊपर आपराधिक और दीवानी वाद कर सकते हैं। निगम, कंपनी आदि प्राणहीन होते हैं और वे शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यहां पर बोला है भाई जो कंपनी है वो तो एक निर्जीव वस्तु है, भाई वो तो निर्जीव होते हैं, वो तो किसी प्रकार का अपराध कर नहीं सकते हैं। उसके अंतर्गत जो वर्कर कार्य करते हैं वो अपराध करते हैं, और उस सही अपराधी का पता लगाना ही पर्दा हटाना है, घूंघट हटाना है। ऐसी अवस्था में इस बात का पता लगाना हो जाता है कि वास्तव में निगम के किस कर्मचारी द्वारा वह कार्य किया गया है। तो इसी को कहते हैं कि कंपनी के अंतर्गत किस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसको उसका पता लगाना। उसका पता लगाने के लिए दोषी व्यक्ति को ही दायी ठहराया जाता है, और यही न्याय संगत भी है, क्योंकि निगम स्वयं कोई कार्य नहीं करते बल्कि वह अपने कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के माध्यम से कार्य करता है। जो निगम होती है, कंपनी होती है, कोई फर्म होती है, ठीक है भाई, कंपनी तो खुद फर्म खुद काम नहीं करेगी भाई। उसका क्या है कि हम कंपनी के अंदर जो कार्य करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा ही कोई कृत्य करा गया होगा या विधि की अवहेलना की गई होगी, तो उसी के आधार पर उस सही व्यक्ति का पता लगाना ही पर्दा हटाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए न्यायालय को जो छानबीन करनी पड़ती है उसे ही घूंघट या आवरण हटाने का सिद्धांत कहते हैं। यानी एक प्रकार से जिस प्रकार से सीबीआई जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी को घूंघट या पर्दा हटाना कहते हैं। ठीक है, आवरण या पर्दा हटाने की अवस्थाएं। डायसी के मतानुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति का पता लगाने के उद्देश्य से घूंघट उठाया गया है जो न्यायोचित है। मतलब किसी अपराधी का पता लगाने के लिए जो निगम, फर्म या कंपनी के अंतर्गत हुई है, या निगम या कंपनी या फर्म ने किसी व्यक्ति के ऊपर केस किया है, उसका पता लगाने के लिए हम निम्न प्रकार से क्या है उसका वर्णन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। धोखा। न्यायालय द्वारा किसी निगम का पर्दा उठाने का उद्देश्य धोखे से बचने का है, धोखे से बचने का है। इससे उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाना आसान हो जाता है। देखो, जांच से क्या होता है, न्यायालय जो है धोखे में ना रहे और कंपनी के मालिक को ही दोषी न ठहरा दे या किसी अन्य व्यक्ति को उसका दंड ना दे दे। तो पर्दा हटाना, उसकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करने से क्या है, एक सही अपराधी का पता चल जाता है और न्यायालय क्या है, धोखे से बच जाता है। आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब आप एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन, यदि आप एग्जाम में इन 5 पॉइंटों पे ध्यान देते हो तो आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, केसेस लिखने हैं, डेफिनेशन यानी परिभाषाएं लिखनी है, हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग्स जैसे ये होती हैं, ये जो पॉइंट है ये हेडिंग्स हैं। और राइटिंग, अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। ज्यादा ना लिखना, कम लिखना है लेकिन सटीक लिखना है। आप पेज भरने के ये मत सोचना कि ज्यादा पेज भरेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन 5 पॉइंटों पे अपना काम करना है। आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने एक केस दिया है। केस नंबर 1 है मैकडफ कम एग्जाम्पल नंबर 1, मैकडफ कंपनी लिमिटेड बनाम जोहोसबर्ग कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 1925 का केस है। इसमें प्रतिवादी कंपनी के कुछ आभारों को इस शर्त पर पूरा करने का वायदा किया गया कि वादी कंपनी स्वेच्छा से, यहां पर से कर लेना, स्वेच्छा से समापन कर ले। निर्धारित किया गया कि वादी कंपनी के समान प्रतिवादी कंपनी द्वारा आभारों को पूरा करना जरूरी था। यहां पर क्या था, एक वादी और प्रतिवादी थे, मतलब 2 पक्ष थे। उन्होंने कुछ वादी और प्रतिवादी, 2 पक्ष थे, ए और बी। ठीक है, ये जो वादी पक्ष था और प्रतिवादी पक्ष के बीच क्या है, एक संविदा हुई। संविदा यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कोई समय सीमा रखी गई होगी और समय सीमा के अनुसार उनको क्या था, कंपनी का समापन करना था कि भाई हम इस समय पर कंपनी को क्या है, समाप्त कर देंगे। जो हमारी समय सीमा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे बंद कर देंगे या इसका जो अधिकार है हम किसी और को दे देंगे। जिस प्रकार से हम एक, ये मानो जब हम किसी को कमरा देते हैं तो जब उसका रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, दुकान देते हैं, जैसे 1 वर्ष या 2 वर्ष
उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, कोई कंपनी थी, वहां पर रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई ये कंपनी में आपको या फर्म या निगम 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दे रहा हूं। जब उनका समय पूरा हुआ तो वादी ने बोला प्रतिवादी से कि अब आपका जो समय है पूरा हो गया है, अब इस समय के कंपनी को समापन को बंद कर, मतलब समापन कर दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। तो प्रतिवादी ने इसमें क्या है, देरी की, आनाकानी की, तो वादी इसके ऊपर बाद लाया। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को बोला कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट था, जो समापन का समय था, उसका आपने उल्लंघन किया, तो आप क्या हो, उत्तरदायी हो, ठीक है। दूसरा है शत्रु स्वभाव। सर्वप्रथम घूंघट उठाने का उद्देश्य कंपनी या निगम के शत्रु स्वभाव का पता लगाना होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया है, जैसे कोई कंपनी का जैसे ये कंपनी है और ये कंपनी का मालिक है ए, इसके अंतर्गत 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, यानी कर्मचारी हैं, सभी को मिलाकर, सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं को मिलाकर यहाँ पर 1000 हैं। अब इसमें से 2-4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मालिक से चिढ़ते हैं या उनसे दुश्मनी मानते हैं, और इन्होंने जानबूझकर यहाँ पर कोई कृत्य कर दिया, ठीक है, कोई अपराध कर दिया। अब अपराध ऐसा करा कि जिससे कि मालिक भी क्या है, इसमें फंस जाए। अब बाद गया तो बाद में उन्होंने, न्यायालय ने बोला कि भाई इसमें क्या है, पर्दा हटाया जाए, यानी आवरण को हटाया जाए, सच्चे दोषी का पता लगाया जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है किसी ने शत्रु स्वभाव के आधार पर मालिक को फंसाने का प्रयास किया हो, या इस कंपनी को बंद करने का प्रयास किया हो, या जहां पर इन्होंने, जिन व्यक्तियों ने इस कंपनी में घटना की है, ये किसी और के कहने में आकर अपराध, भाई कोई फैक्ट हो सकता है। कहने का मतलब यह है, इन्होंने जानबूझकर शत्रुता स्वभाव में यहाँ पर अपराध किया है। तो वहां पर क्या है, घूंघट हटाना, क्योंकि जो अपराधियों को क्या था, शत्रु स्वभाव भी हो सकता है। इसमें केस है सेकंड डैमलर कंपनी बनाम कैंटिनेंटल टायर एंड कंपनी 1916 का केस था। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कंपनी के वैधानिक व्यक्ति का पर्दा उसे स्वभाव को जानने के लिए उठाया। यह कंपनी यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित थी, फिर भी शत्रु स्वभाव वाला घोषित किया गया, क्योंकि कंपनी पर नियंत्रण विदेशी निर्देशकों का था। अतः घूंघट उठाने का वास्तविकता का पता लगा कि कंपनी इंग्लिश कंपनी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसकी कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है जिस पर शत्रु का ही बोलबाला माना जाएगा। अधिक शेयर जर्मनी के थे तथा निदेशक मंडल की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। अतः निर्धारित किया गया कि कंपनी शत्रु स्वभाव की थी, और इस नाते यह इंग्लिश न्यायालयों में वाद दायर नहीं कर सकती थी। यहां पर क्या है, एक कंपनी थी, इस केस में एक कंपनी है, वो जो कंपनी है, कंपनी का नाम हम यहाँ पे डी रखेंगे, और ये जो डी नाम की जो कंपनी है, ये लंदन के अंदर है, ठीक है, लंदन के अंदर चल रही है। इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया, ठीक है, कि ये जो कंपनी है ये शत्रु स्वभाव रखती है, ठीक है। भाई कंपनी कहां पे चल रही थी, लंदन में ही चल रही थी, और उसको बताया गया कि ये शत्रु स्वभाव रखती है, और ये नियंत्रण में किसके थी, ये जो डी नाम की जो कंपनी थी, ये थी जर्मन व्यक्तियों के नियंत्रण में थी। अब बात आती है कि भाई इसकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि कंपनी तो लंदन में ही है, और लंदन के लोगों ने ही इस पर क्या है, केस किया है कि ये जो कंपनी है शत्रु स्वभाव की है। और वैसे इस पर जो कार्यकर्ता इसके जो थे, नियंत्रण किसका था, जर्मन का था, कंपनी लंदन में ही थी। अब इसका शत्रु स्वभाव पता लगाने के लिए इस पे पर्दा हटाया गया, यानी आवरण को हटाया गया। आवरण हटाते समय पता चला कि ये जो कंपनी है डी, इसमें आधे से ज्यादा, यानी कि तुम्हारा 60 और 70% जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब कहाँ के हैं, जर्मन के हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा। या इसमें 30% लंदन और अन्य देश के लोगों का क्या है, इसमें निवेश है, या इसमें कार्य कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहां पर पता लगाया कि, और ये जो कार्य है ये शत्रु स्वभावपूर्ण कर रही है, और इसका जो पूरा नियंत्रण है 60-70% वो जर्मन व्यक्तियों के ही पास है। तो इससे पता चला कि ये जो कंपनी थी इस प्रकार का षड्यंत्र रच रही थी, जिससे कि लंदन की अर्थव्यवस्था को, लंदन देश को गिराया जा सके, और इसका
ठीक है, तो इससे पता चला कि इसका जो स्वभाव था वो शत्रुपूर्ण था। आगे देखते हैं। और इसने अपने बचाव में, जो डी कंपनी है, इसने अपने बचाव में केस डालना चाहा कि भाई मैं भी अपना केस डाल सकता हूं अपने बचाव के लिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है और कंपनी अपने बचाव के लिए किसी के ऊपर केस कर भी सकती है। तो इसने अपने बचाव के लिए केस डाला। तो लंदन न्यायालय ने बोला कि पहले तो आपका जो शेयर है 70-60% आपका है, दूसरा आप शत्रु स्वभाव रखते हो, इसलिए आप लंदन के न्यायालय में आप केस नहीं डाल सकते हो और आपका जो स्वभाव है शत्रु स्वभाव है, हम आपका बचाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कर तथा अन्य राजस्व की चोरी। जैसे कंपनियों में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, अगर कोई टैक्स या कर से रिलेटेड समस्या है, पर्दा उठाने का तीसरा प्रमुख कारण लोगों को करों तथा अन्य राजस्व की चोरी करने से रोकना है। जैसे कंपनी में कोई लोग चोरी कर रहे हैं बिजली की, या बिजली बिल टाइम से नहीं दे रहे हैं, या जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, जिस प्रकार का वो व्यापार कर रही है, उसका वो टैक्स नहीं दे रही है। ठीक है, और उसकी क्या है, चोरी कर रही है या धोखाधड़ी कर रही है, तो उसकी जांच करने के लिए कंपनी कितना कमाती है, कितने का आयात और निर्यात होता है, कितने की इनकम है, कितना इनके ऊपर टैक्स बनता है, या इन्होंने बिजली चोरी तो नहीं की है, या ये गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं, उस सभी का क्या है, विवरण देखती है। दूसरी बात और बता देता हूं, जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें जितने भी वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सभी को मिलाकर कर्मचारियों की लिस्ट, ठीक है, उनकी आय और व्यय, मतलब ये सब उसका ब्यौरा दिया जाता है। कितने कर्मचारी आए और कितने कर्मचारी गए, ठीक है, उसका ब्यौरा दिया जाता है। कितना टैक्स दिया है, कितनी इनकम है, उस सभी का विवरण ये एक वर्ष के अंतर्गत देना होता है। किसकी मृत्यु हुई है, या कोई रिजाइन दे के गया है, या कितने वर्कर कौन कौन से स्टेट से हैं, मतलब संपूर्ण बायोडाटा जो कंपनी चल रही है उसकी आंतरिक सुविधाएं क्या है कंपनी को, मतलब आंतरिक सुरक्षा क्या है, बाहरी सुरक्षा आप क्या दे रहे हो इसमें। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को कुछ त्रुटि होती है या कोई क्षति होती है तो उसके लिए आप उसे क्या राहत दोगे, इन सभी चीजों का विवरण प्रत्येक वर्ष बनता है और इनका क्या है, ब्यौरा देना होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में इसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। ठीक है, कर तथा अन्य राजस्व की चोरी, और साथ ही साथ ये भी पता किया जाता है क्या वो लिस्ट भेज रहा है या नहीं भेज रहा है समय से। कौन सी लिस्ट, अभी जहां पर जो मैंने अभी आपका यहाँ पे वर्णन किया है। इसमें एक केस है, एग्जाम्पल नंबर 3, कंपनीज एक्ट 1948 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि कुछ शर्तों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जा सकता है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जैसे डॉक्टर की व्यवस्था करना कंपनी के अंदर, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करना। अगर कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल के तौर पर और बता देता हूं, जैसे ये कंपनी है और यहां पर कोई एक व्यक्ति है ई नाम का, और उसका मकान कंपनी से 500 मीटर की दूरी पर है, और ये व्यक्ति कंपनी से निकलकर अपने घर पर खाना खाने के लिए गया। जाते समय या आते समय अगर इसे रास्ते में किसी भी प्रकार की घटना घटती है, इसे क्षति होती है या नुकसान होता है कोई भी, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कंपनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और इसकी बाहरी सुरक्षा अपने कर्मचारियों की, लेकिन ये क्या हो, वर्किंग टाइम में हो। ये ऐसा नहीं है कि ये अपने छुट्टी के समय मतलब जब ये निकल जाए तो इसके कंपनी के क्षेत्रफल के दायरे में उनकी सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है। जब उसके क्षेत्र से बाहर निकल जाए तब की जिम्मेदारी नहीं। और ड्यूटी टाइम पे, भाई कोई व्यक्ति लंच में खाना खाने जाएगा तो वो ड्यूटी टाइम भी माना जाता है।
तो इसमें कंपनी की ही जिम्मेदारी रहेगी। तो इसका भी क्या है, विवरण दिया जाएगा कि भाई किसको क्षति हुई, हमने उसको कितना पैसा दिया है, क्योंकि वो इन फ्यूचर कभी उस पर केस ना कर दे कंपनी पे। कुछ शर्तों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जा सकता है। सालाना आय विवरणी विवरणी जैसी अभी मैंने बताई थी, ना भेजने पर, मतलब सालाना आय विवरणी मतलब कितना इनकम है, कितना टैक्स बन रहा है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कितने कर्मचारी हैं, कितने छोड़कर गए, कोई क्षति तो नहीं हुई, ये सब चीजें। ऑर्डर न भेजने पर, रिकॉर्ड सुरक्षित न रखने पर संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाया जाता है। घूंघट उठाने पर पता चलता है कि पूर्ण जिम्मेदारी निगमित निकाय की न होकर संबंधित अधिकारी की है। देखो कंपनी का जो मालिक होता है तो कहा जाता है, जो कंपनी का ही नाम बदनाम होता है कि फला कंपनी इतनी बेकार है, फला कंपनी में इस प्रकार की दिक्कत है, ये समस्या है, तो कंपनी का नाम बदनाम होता है। तो फिर कंपनी के ऊपर केस डाला जाता है, कंपनी का मतलब कंपनी के मालिक के ऊपर। तो मालिक क्या कहता है कि आप इसकी जांच पड़ताल कराओ, जो भी इसका दोषी है उसे आप सजा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। न्याय एवं सुविधा, घूंघट उठाने का कारण न्याय एवं सुविधा है। भाई घूंघट उठाने का मतलब क्या है, भाई किसी भी गलत व्यक्ति को दोषी न बनाया जाए या कोई गलत व्यक्ति ना फंस जाए, दूसरा जो अपराधी है वो छूट ना जाए, या किसी की कंपनी निगम या फर्म का क्या है नाम खराब ना हो जाए। इसमें कंपनी तथा उसके अंशधारियों के आपसी संबंधों का पूर्ण ज्ञान होता है कि यह संबंध न्यायाधिकारी का है या अभिकर्ता का। जो कंपनी के कार्यकर्ता होते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वहां पर जो किसी भी प्रकार से जो वहां पर अपना योगदान दे रहे हैं कंपनी में, उनको पता होता है कि कौन असली दोषी है, तो उसका क्या है जांच पड़ताल करके बता देते हैं। लोकनीति, आवरण उठाने का अंतिम उद्देश्य लोकनीति का पता लगाना है। दूसरा कि भाई कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है जो समाज में गलत मैसेज दे रही हो, या किसी एक धर्म के व्यक्तियों को इकट्ठा कर रही हो, एक जाति के वर्ग के लोगों को ही वहां पर नौकरी दे रही हो, या कोई वो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे कि लोग यानी संपूर्ण समाज को हानि पहुंचा सकती हो, या वो ऐसे एरिया में हो जहां से किसी भी मानव समुदाय को या प्रकृति को खतरा हो सकता हो, तो वहां पर क्या है लोकनीति। तो ऐसी चीजों को भी देखा जाएगा जिससे कि किसी भी प्रकार की मतलब कोई जहरीली गैस ना हो, कोई प्रदूषण ज्यादा खतरनाक ना हो, या अन्य प्रकार की कोई समस्या वहां से उत्पन्न ना हो। ठीक है, उनकी भी जांच पड़ताल करनी है कि भाई कंपनी सही मायने में चल रही है या नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। निष्कर्ष, इससे असली दोषी का पता लगाना सरल हो जाता है तथा अनावश्यक रूप से दोष का भागी दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया जाता, और इससे क्या है पता चल जाता है कि कौन दोषी है या कौन नहीं। ठीक है, अब कंपनी तो सभी को अपना टेंडर दे देती है कि भाई आप इसकी व्यवस्था देखना, कार्रवाई करना अच्छे से, और जो भी कुछ समस्या हो तो आप मुझे बताना। अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया कि आप प्रदूषण की जांच करते रहोगे समय समय पर मशीनों की, कि कोई गलत तो नहीं चल रही है, कोई प्रदूषण तो नहीं दे रही है, या इस मशीन का समय पूरा हो गया है, ये इससे किसी को क्षति ना हो जाए, और उस व्यक्ति ने अपने काम को ना करते हुए जानबूझकर उसमें क्या है लापरवाही बरती है, तो यहां पर कंपनी के मालिक को तो दोषी नहीं बनाया जाएगा, उसी व्यक्ति को दोषी बनाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने का मैंने पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं भी किसी भी तरीके से एक या दो शब्द की कोई त्रुटि रहती है, देखो जब हम कंटिन्यू बोलते हैं और जैसे हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन या शब्द एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, या पढ़ते समय भी एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाता है, ये अक्सर गलतियां हो जाती हैं जब हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और आप वीडियो को देखिएगा, और भी वीडियोज आ रही हैं। आपका कोई डाउट है यानी कोई समस्या है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकते हो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए हुए नंबर पे एसएमएस करके हमसे पीडीएफ ले भी सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।